ओके, सो वेलकम बैक गाइस। आपका इस वाले लेक्चर में स्वागत है। और हमने लास्ट के 5 लेक्चर्स में इस पूरी सीरीज़ को जो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट है, ओके, जो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट है, रासायनिक है ना, अभिक्रिया वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। आज से हम इसके ये जो मतलब कि धातुएं वाला टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है मित्रों, ओके। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अधातुओं और धातु इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले उससे पहले हम अभिक्रिया की ही बात कर रहे हैं, तो थोड़े से 2 छोटे टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा हमारे को यहाँ पे। ठीक है, तो 2 अभिक्रिया और रह गई थी। हालांकि ये आपके जो सिलेबस में तो मतलब डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन जो है कई बात यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यहाँ पे जो है उष्मा, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, और एक होता है उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये 2 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब सर ये होती क्या क्या है, ये कैसे क्या काम करते हैं, उसको डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम यहाँ पे लिखें, पहला जो है आपका टॉपिक वो आपके यहाँ पे है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया की बात चल रही है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं समझा देता हूँ, फिर इसको मैं आपको जो है मतलब कि लिखवा भी दूंगा। अब देखिए कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो अभिक्रिया करते टाइम पे ना ऊष्मा को ले लेती हैं, यानी कि ऊष्मा को सोखती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों के आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है। कहने मतलब क्या कि फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा, ध्यान समझिएगा, अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों के आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है। मैं भी समझाऊंगा। इस कारण उत्पाद बनने के पश्चात ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा उत्पाद के बाद में इन्हें माइनस लिखा जाता है। सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखूँ, कौन सी रिएक्शन सर लिख रहे हो आप, मान लो N2 प्लस O2, मतलब कि यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मैंने इसको यहाँ पे जो गर्म किया, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, ठीक है, अगर हमने इसको जो गर्म करना तो यहाँ पे जो है 2NO बनता है, ये चीज़ समझ में आती है। अब 2NO बनता है तो यहाँ पे क्या है, -43.2, है ना, किलो कैलोरी इतनी वो लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस वाले पूरे के पूरे रिएक्शन में ध्यान से समझेंगे, ये जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ओके, तो ये जो इधर का जो पोर्शन दोस्तों, ये इसको हम बोलते हैं क्या, अभिकारक। ये तो आपको पता है पहले दिन से, है ना, अभिकारक, ये आपको पता है। और इस वाले को हम बोलते हैं क्या, सॉरी मिस्टेक, इस वाले को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, उत्पाद, है ना। इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ऊष्मा शोषी वो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ये जो अभिकारक है ना, ये अभिकारक है, इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है ना, आंतरिक ऊर्जा वो कहीं ज़्यादा होती है, आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है। और यहाँ पे इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है वो कैसे होती है दोस्तों, वो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे जो है मतलब कि देखा, ओके, ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा। और अगर ऐसा है, अगर इनकी आंतरिक ऊर्जा कम है, तो अगर हमको जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाना है तो फिर हमें यहाँ पे ऊष्मा को देना पड़ेगा। और ये जैसे ऊष्मा हमने दिया, ये क्या कर लिया, उस ऊष्मा को इसने अवशोष कर लिया, मतलब सोख लिया। और इसलिए ये ऊर्जा यानी कि ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्या होता है वर्ड्स में भी आपके लिए जो है लिख देता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जो है यानी कि वर्डिंग में भी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको
थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो डिटेल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिख देता हूँ। ओके, ओके, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों के आंतरिक ऊर्जा से अधिक होती है, जिससे अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह समझ में? ओके, तो ये समझ में आपको आ गया हो। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। एक और एग्जांपल लिखें अगर यहाँ पे, तो S+2S, और ये जब आप इसको यहाँ पे देंगे तो CS2 बन जाता है, और यहाँ पे -19.8 किलो। अब मुझसे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा जिससे पता चले कि इसमें ऊष्मा को लिया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब इसको एक बार ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आ गई। अब इसी की एक और बहन है। ठीक है, उस बहन का क्या नाम है यहाँ समझते हैं। इसकी एक और बहन है। ठीक है, तो इसकी बहन है, उस बहन का नाम है हमारे पे यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अगर आप गांव से हैं या फिर आपने कहीं भी देखा है, तो अगर आपने यहाँ पे चूना है ना, अगर आपने चूना मतलब कि जो CO3 होता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, अगर इसमें आपने पानी मिला दिया, जैसे चूने को अगर पानी में मिला दिया तो आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है आपका, ये टूट के, और ये CaO बन जाता है ना, और इस तरह से आगे की ओर जो है रिएक्शन यहाँ पे जो है एक और कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका खाने का जो चूना होता है वो बन जाता है ना, और CO2 भी, और पानी के साथ बहुत सारी भाप वगैरह यहाँ पे जो है मतलब सी निकल जाती है, और प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी जो ऊर्जा होती है ना, वो भी यहाँ पे निकलती है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं इसको यानी वर्ड्स में लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप इसको जो है मतलब कि लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है। मतलब क्या है, देखिए, अब ये अभिकारक हो गया आपका, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। तो इस बार इनकी ऊर्जा यानी इनकी आंतरिक ऊर्जा, इनकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा जो इनकी है, ठीक है दोस्तों, और इनकी आंतरिक ऊर्जा है, जो इनकी जो आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, तो इस बार आंतरिक ऊर्जा इनकी कम है, इनकी कम है, और इनकी आंतरिक ऊर्जा क्या है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा है। और ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हमारा जो उत्पाद होगा, जो हमारा फाइनल जो है प्रोडक्ट बनेगा, उसमें हम पॉजिटिव दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास उस ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में C और +O2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनने वाली, आप सबको पता है CO2 है ना,
और प्लस ऊष्मा के साथ निकलता है 4.3 किलो कैलोरी, है ना। तो ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव में, तो मतलब ये इस तरह से होगा। समझ में आया कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषण की क्रिया क्या होती है, यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। अब आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका एक नया चैप्टर है ना, नया चैप्टर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो थोड़ा सा पार्ट था न्यू चैप्टर, ठीक है दोस्तों, न्यू चैप्टर है। इस नए चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातुएं एवं धातुकर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं, धातुएं एवं धातुकर्ण, धातु एवं धातुकर्ण, यानी कि मेटल एंड मेटलर्जी, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये जो आपका मतलब कि मेटलर्जी वाला पोर्शन है दोस्तों, इससे तो काफ़ी भर के जो क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो इस तरह से बात है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये धातुएं और ये सब चीज़ें हैं क्या, बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारी क्लास में आपको बेसिक तो पढ़ा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं पहली बात कि ये धातुएं क्या होती हैं, धातुएं या फिर मेटल क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर समझते हैं कि भाई आखिरकार ये धातुएं होती क्या। तो सिंपल सी बात है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, और नहीं देखा है तो मैं आपको जो दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे, मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो है दिखाता हूँ, ठीक है। तो रुकिए, ओके। सो यहाँ पे आप जो है मतलब कि देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं बता रहा था आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो है पीरियोडिक टेबल रही, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी देखिए, ये जो हमारी मतलब कि पीरियोडिक टेबल है यहाँ से, है ना, तो मुझे पेन का जो है कलर चेंज करने के बाद तो आपको डिटेल में समझा सकूँ। मान लीजिए ये मेरी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये लिखा है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपका आवर्त सारणी। अभी इसमें डिटेल में समझते हैं कि चीज़ें होती क्या, कैसे कैसे, ठीक है, ओके। तो ये हमने चेंज कर लिया पेन। अब देखिए, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के और ये ऐसे चलता है, ठीक है, और एक ऐसे चलता है, ठीक है। ये रो वाइज में चलता है, ये जो है कॉलम वाइज में चलता है। आई बात समझे, तो एक ऐसे चलता है ये, और एक क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल समझ लीजिए, क्योंकि आगे का पूरा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। एक ऐसे चलता है, एक ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो है ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है समूह होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनको, समूह, या फिर क्या बोलते हैं इनको, जो है ग्रुप, ठीक है। तो ये जो पहले दो हैं, इनको ध्यान समझिए, जो पहले दो हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एस ग्रुप। इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, एस ग्रुप। समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनको बोलते हैं पी ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, पी ग्रुप, ठीक है। और इस वाले बीच वाले सेक्शन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डी ग्रुप। क्या बोलते हैं, डी ग्रुप। आई बात समझ में। और ये नीचे की ये दो हैं, इनको बोलते हैं एफ ग्रुप। क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है, एफ ग्रुप। इतना बात समझ में आया, हमने यहाँ पे अभी जो है ग्रुपिंग देखी, समझ में आया। अब ये जो एस ग्रुप होता है, ये जो एस ग्रुप होता है मित्रों, ये जो एस क्या बोलते हैं कि जो है मतलब कि ग्रुप है, ये मेटल का ग्रुप है। ये कैसा क्या होता है ग्रुप है, ये आपका मेटल का ग्रुप है, यानी कि धातुओं का समूह है। ये क्या होता है, धातुओं का समूह, ठीक है। ये जो होता है ये अधातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, ठीक है। और ये भी धातुएं होती हैं, ये भी धातुएं होती हैं, समझ में आएगा। तो डी भी धातु है, एस भी धातु है, ये दोनों जो है मेटल के धातुओं का समूह है। और ये अधातुएं हैं, अधातु यानी इनमें गैसेस भी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये अधातुएं हैं। इस तरह से अगर हम देखें इसको, तो ये आपके अधातु वगैरह भी हैं, ठीक है। और गैसेस भी, ऑब्वियस है यहाँ पे भी थोड़ा सा गैस है, ये हाइड्रोजन वगैरह, अब अपवाद है, लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे। आई बात समझें। तो ये हमने देखा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से देखा। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर सर आपने बता तो दिया, लेकिन ये डिटेल में मैं जो है बताऊँ ना कि धातुएं होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ओके। देखिए धातुओं की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिए। धातु उनको बोलते हैं, या उनको बोलते हैं जो
यहाँ पे अपने पास जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। सर ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वाली कहानी नहीं समझे, मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे ही चलते हैं, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे जो है, मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, तो ये वाला जो है ये मेरा सोडियम है, ये मेरा क्या है, सोडियम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ले लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम, ये सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो था 11, ठीक है। इसका ये एटॉमिक वेट होता है 23। तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, या इसको बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने आदमी थे, तो सर यहाँ आदमी तो नहीं है पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 11 है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। समझ में आई। तो सर ये संरचना कैसे होती है, मैं संरचना भी आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिए, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। अब देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। नाभिक के चारों ओर इस तरह से कक्षाएं होती हैं, किसी भी परमाणु के अंदर इस तरह से कक्षाएं होती हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जो पहला कक्षा होता है, ठीक है, जो पहला कक्षा होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। समझ में आ गया। जो अगली कक्षा होती है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 बना दिए हमने, ये तीसरा बन गया हमारा, चौथा बन गया हमारा, ये 5वां बन गया हमारा, ये छठा, ठीक है, ये 3 और 3 6 और 7वां हो गया, और ये आपका 8वां हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जो 8 हो गया, पहले में 2, पहले में भरेंगे 2, फिर 8 है ना, फिर 18, और इस तरह से ये आगे कहानी चलती जाती है। तो जो हमारी जो तीसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, इस तीसरी कक्षा में दोस्तों एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो 11 को अगर तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, 2 8 और 18, तो अब 18 है नहीं तो क्या बचा, एक बचा, क्योंकि 11 ही तो है टोटल। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो है कन्फिगरेशन। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे 2, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको नाभिक बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। तो अब देखेंगे अगर डिटेल में, तो ये मैंने बोला सर सोडियम एक धातु है, तो कैसे पता चला। तो देखिए ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि बाहरी कक्षा है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है, इसलिए ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होगा। अरे बात समझिए, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा आपके यहाँ पे, फ्री, क्योंकि बाकी सब तो क्या यानी कि बंधे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे ये एक यहाँ पे बाहर ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, बाकी तो ये दोनों क्या बाउंडेड अपने में। तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ कि धातुएं उनको कहते हैं जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस केस में ये समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपको इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो है खाली इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, ठीक है, समझ में आई आपको बात में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं धातुओं की बात करूँ, दोस्तों, तो देखिए जो धातुएं होती हैं ना, आपको भी पता है, सबसे पहले ये होता है एस ब्लॉक के अंदर, अभी हमने ऊपर देखा था। फिर कहाँ पे होते हैं ये, डी ब्लॉक के अंदर होता है। फिर आपके कहाँ यहाँ पे होता है, एफ ब्लॉक के अंदर होता है। और इस एस में भी 2 होते हैं, एक होती हैं क्षारीय धातुएं, एक होती हैं मृदा क्षारीय धातुएं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो ध्यान समझिए, ये जो मैंने आपके सामने एस क्या होते हैं कि जो है ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पेन चेंज करके दिखाऊँ एक बार आपको, ठीक है, तो ये जो होता है, ये देखिए ये वाला है ना,
मतलब एच से लेकर के और एफ आर तक ये जो समूह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्षारीय धातु हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय धातु है। और ये वाला जो है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मृदा क्षारी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, मृदा क्षारी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में समझा। तो ये हमने यहाँ पे धातु के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आज ये क्लास यहीं तक जो है रखते हैं, और फिर कल वाली क्लास में डिटेल में आगे की ओर हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, इस वाले चैनल को जो है शेयर कीजिए,